नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेल के अंदर। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जो राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं वो सभी आपके लिए। पहला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर, 3,42,946 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर, 4,950 किलोमीटर। तो बताइए दोस्तों, इसके अंदर क्या आंसर सही होगा। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर से 5,920 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। 61.11%, 10.41%, 15.91%, 9.99%। तो दोस्तों इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा 10.41% पर राजस्थान भारत के 10.41% भाग पर फैला हुआ है। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है। 1,070 किलोमीटर, 3,42,946 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर, 4,950 किलोमीटर। तो दोस्तों इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर है 1,070 किलोमीटर, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है। भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है। मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डुरंट रेखा, ये सभी। इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा रेड क्लिफ रेखा, 1,070 किलोमीटर। राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है। राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है। भरतपुर में, धौलपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर सी, जैसलमेर। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला क्रमशः है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला क्रमशः है जयपुर, सिरोही, धौलपुर, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, जैसलमेर, धौलपुर। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा जैसलमेर और धौलपुर। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिम सीमा भाग में अवस्थित हैं। भौगोलिक की दृष्टि से राजस्थान की भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित हैं। इसका कहने का मतलब है कि देशांतर और अक्षांतर रेखाएं बतानी है। अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति बतानी है राजस्थान की। 23 डिग्री 3 डिग्री से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, 23 डिग्री 3 मिनट से 30-12 उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 68 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 से 38 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश एवं 21 डिग्री 3 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, 79 डिग्री 70 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश एवं 23 डिग्री 3 मिनट से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर है 23 डिग्री 30 मिनट से 30-12 उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थित है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दक्षिण अमेरिका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प है एशिया। राजस्थान की भारत में अवस्थिति है। राजस्थान की भारत में अवस्थिति है उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, पूर्व पश्चिमी। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह विकल्प है उत्तर पश्चिमी। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस संभाग में स्थित है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस संभाग में स्थित है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा कोटा संभाग। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है। भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर, उदयपुर। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा धौलपुर। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प द 33 जिले। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, राज्य पूछा है तो माफ कीजिए, इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प से 28। भारत के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है। भारत के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है। 5, 7, 8, 4। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा 5। उत्तर में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी और उसके बाद गुजरात। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा 5। चलो दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, बताइए मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी। तो इसके अंदर पहला विकल्प है अलवर,
ढूंढाड़, विराटनगर और सीवी। बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी थी। कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है। कोटा और बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों। सिकौटी कहलाता है, मालव कहलाता है, वागड़ कहलाता है, हाड़ौती कहलाता है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा हाड़ौती। कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है वह हाड़ौती कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है। ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों। सिकौटी कहलाता है, मालवा कहलाता है, वागड़ कहलाता है, मेरवाड़ा कहलाता है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर 2 मेरवाड़ा। जो मारवाड़ और मेवाड़ को एक दूसरे से अलग करते हैं, इनके बीच का जो स्थान है वो मेरवाड़ा कहलाता है। जयपुर है उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती है। जयपुर है उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती है। ढूंढाड़ी कहलाती है, हाड़ौती कहलाती है, बागड़ी कहलाती है, ये सभी। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी भाषा जयपुर के आसपास की क्षेत्र भाषा। महाभारतकालीन जनपद थे। महाभारतकालीन जनपद थे शेखावटी और मालव, हाड़ौती और मरु, मत्स्य, मेरवाड़ा और गुजरात था। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प से मत्स्य। प्राचीनतम ग्रंथ प्रथम वेद माना जाता है। सामवेद माना जाता है, ऋग्वेद माना जाता है, यजुर्वेद माना जाता है, अर्थवेद माना जाता है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा विकल्प नंबर 2 ऋग्वेद जो है प्राचीनतम ग्रंथ वेद माना जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। शेखावटी में सम्मिलित जिले हैं। शेखावटी में सम्मिलित जिले हैं जयपुर, सीकर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू और अलवर, भरतपुर, धौलपुर। बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा इसके अंदर जो विकल्प नंबर 6 है सीकर, चूरू और झुंझुनू, यह आंसर सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए बाबर से विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। सेनापति कौन था? हरून मेवाती, अली मोहम्मद खान, सलीम खान, हसन खान मेवाती। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प 2 हसन खान मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। चलिए दोस्तों अगले देखते हैं प्रश्न, जूम कर देते हैं इनको। मालव देश के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? मालव देश के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? विकल्प ए टोक, प्रतापगढ़ और झालावाड़, विकल्प बे टोक, दौसा, झालावाड़, विकल्प से सीकर, चूरू, झुंझुनू, विकल्प द अलवर, भरतपुर, धौलपुर। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प है टोक, प्रतापगढ़, झालावाड़, यह विकल्प से माना जाएगा। सीवी जनपद की राजधानी थी। ढूंढाड़ थी, बेराड़ थी, शेखावटी थी, मध्यमिका थी। सीवी जनपद की राजधानी मानी जाती है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा मध्यमिका सीवी जनपद की राजधानी थी। बयाना प्रशस्ति से किस राजवंश का वर्णन मिलता है? बयाना प्रशस्ति से किस राजवंश का वर्णन मिलता है? तो इसके अंदर मालवा, सूरसेन, गुर्जर, राजपूत। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा सूरसेन जनपद से बयाना प्रशस्ति से प्रमाण मिलते हैं। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में है? मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में? सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अर्थवेद में। तो इसके अंदर बताइए दोस्तों क्या आंसर सही होगा? इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर 2 ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था। प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था। मेवाड़ रहा था, अजमेर मेरवाड़ा रहा था, शेखावटी रहा था, गुजरात प्रदेश रहा था। तो बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा मेवाड़। मेवाड़ के अंदर गुहिल और सिसोदिया वंश का राज्य रहा था। 34वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया था? 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया था? सीवी जनपद का किया था, मेदपाट का किया था, सुरसेन का किया था या कुरु जनपद का किया था? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा सुरसेन जनपद का 34 समय ईस्वी के पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय उल्लेख किया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं। वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके अंदर बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? सूर्यमल मिश्रण सही होगा, बांकीदास सही होगा, दयालदास सही होगा, श्यामलदास सही होगा? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर है सूर्यमल मिश्रण है, जो वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण है, जयानक है, दयालदास है, श्यामलदास है? तो बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर 2 जयानक। जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के रचना की थी।
प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्र ने, जयानक है, नयनचंद्र सूर्य है, श्यामल दास है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर से नयनचंद्र सूर्य है, जो हमीर महाकाव्य के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, कानड़देव प्रबंध के लेखक कौन है? पद्मनाभ है, जयानक है, दयाल दास है, श्यामल दास है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर है पद्मनाभ है, जो कानड़देव प्रबंध के लेखक हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड है, पद्मनाभ है, नयनचंद्र सूर्य है, ये सभी। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर है कर्नल जेम्स टोड। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को क्या कहते हैं? प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं, उत्खनन कहते हैं, स्तंभलेख कहते हैं, ताम्रपत्र कहते हैं। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा प्रशस्ति। प्रशस्ति को प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, मृदभांड का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी से बने बर्तन, पत्थर के बर्तन, लोहे के बर्तन, तांबे के बर्तन। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर है मिट्टी के बर्तन है, उन्हें मृदभांड कहा जाता है। चलो दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं, प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी किस लेख में मिलती है? प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी हमें किस लेख से मिलती है? इस बताइए दोस्तों। विकल्प नंबर ए इसके अंदर हो जाएगा बिजोलिया अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, कस्बा अभिलेख। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प बी, घटियाला अभिलेख के अंदर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, वीर विनोद की रचना किसने की थी? वीर विनोद की रचना किसने की थी? दलपत सिंह ने की थी, अमित सहयाग ने की थी, आकाश सिमस ने की थी, श्यामल दास ने की थी। तो बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर द, श्यामल दास। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, इतिहास जानने के स्रोतों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास जानने के स्रोतों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ए और ब दोनों, कोई नहीं। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर से पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। विकल्प ए और ब दोनों सही माना जाएगा। चलो दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा जो सभ्यता है वह किस जिले के अंदर स्थित है? जो कालीबंगा सभ्यता है जयपुर के अंदर स्थित है, बीकानेर में स्थित है, गंगानगर में स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा हनुमानगढ़ जिला, जिसके अंदर कालीबंगा सभ्यता स्थित है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, अशोक का भाबरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? अशोक का भाबरू जो शिलालेख है वह हमें कहाँ से प्राप्त मिलता है? बेराट से मिलता है, आहट से मिलता है, गणेश्वर से मिलता है, बालेताल से मिलता है। तो इसके अंदर बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो आंसर सही होगा वह होगा बेराट का शिलालेख है, उससे अशोक का भाबरू शिलालेख यहीं से हमें प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता स्थल से मिला है? बताइए दोस्तों। बेराट से मिला है, आहट से मिला है, गणेश्वर से मिला है, बालाथल से मिला है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर ए, बेराट से हमें नाचता हुआ पक्षी किस प्रमाण मिलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, किस सभ्यता से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं? किस सभ्यता से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं? बताइए दोस्तों। इसके अंदर जो विकल्प नंबर है बेराट से, आहट से, गणेश्वर से, बालाथल से। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा बेराट के जो सभ्यता है वहीं से हमें 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिलती हैं। प्रश्न नंबर 5 देते हैं, बीजक की पहाड़ी एवं भीम डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? बेराट से संबंधित है, आहट से संबंधित है, गणेश्वर से संबंधित है, बालाथल से संबंधित है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर है बेराट से संबंधित है, बीजक की पहाड़ी और भीम की डूंगरी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, किस सभ्यता से हाथ से बने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? बेराट की सभ्यता से, बालाथल की सभ्यता से, दोनों से, गणेश्वर से। बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो आंसर सही होगा वह होगा विकल्प नंबर से इस ए और ब दोनों। बेराट से हमें हाथ से बुने हुए वस्त्र और बालाथल सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है? कालीबंगा को कहा जाता है, रेड को कहा जाता है, गणेश्वर को कहा जाता है, बालाथल को कहा जाता है। बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो आंसर सही होगा वह होगा गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचय संस्कृति की जननी सभ्यता कहा जाता है। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? लोहे का किया गया, सोने का किया गया, चांदी का किया गया, तांबे का किया गया। बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा तांबा। तांबा सर्वाधिक प्राचीन धातु माना जाता है। अग्निकुंड वेदिकाएं के साक्ष्य प्राप्त हुए। अग्निकुंड
वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, रेड से प्राप्त हुए हैं, गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं, बालातल से प्राप्त हुए हैं। बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? तो प्रश्न नंबर 9 जिसके अंदर जो सही आंसर माना जाएगा वह होगा विकल्प नंबर ए। कालीबंगा सभ्यता से हमें अग्निकुंड की वेदिकाएं साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 11-10 देखते हैं। 10वीं और 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को अघाटपुर के नाम से जाना जाता है? 10वीं और 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को अघाटपुर के नाम से जाना जाता है? कालीबंगा सभ्यता को, रेड सभ्यता को, जोधपुरा को और आहट सभ्यता को। तो बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर द। आहट सभ्यता को 10वीं और 11वीं शताब्दी में अघाटपुर के नाम से जाना जाता था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती है? खजांची की होती है, राजा की होती है, बख्शी की होती है, प्रधान की होती है? सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर स। जो बख्शी होता है, जो राज व्यवस्था के अंदर बख्शी का जो पद होता है वह सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया थे, टीकाराम पालीवाल जी थे, जयनारायण व्यास जी थे, हरिदेव जी जोशी थे। तो बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प ब, टीकाराम पालीवाल। अगला देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? विलियम बेंटिंग था, माउंट बेटन था, लॉर्ड कैनिंग था, टीकाराम पालीवाल था? बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग है, भारत का प्रथम वायसराय चुना गया था। भारत की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं, ग्राम कहते हैं, जागीर कहते हैं, रियासत कहते हैं? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा ग्राम। राज्य की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? 1952 में हुए, 1956 में हुए, 1954 में हुए, 1949 में हुए? बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1952 के अंदर राज्य की प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए थे। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न देखते हैं। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता है? राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र कौन होता है? बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? तो इसके अंदर राज्य संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता है, ग्राम होता है, राजा होता है, रियासत होती है? तो बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो राजा है विकल्प नंबर स, वह राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता है। निम्न में से किस का कार्य आमदनी और खर्च को संतुलन बनाए रखने तथा बचत सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना था? निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च में संतुलन बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित तथा कर राजकोष में वृद्धि करना था? तो बताइए विकल्प नंबर ए खजांची, विकल्प नंबर बी राजा, विकल्प नंबर सी बख्शी, विकल्प नंबर द प्रधान? तो बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर है खजांची, यह आमदनी और खर्च में संतुलन बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करता था खजांची। 1900 प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1937 को, 1 अप्रैल 1939 को, 1 अप्रैल 1934 को? बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर ब, 1 अप्रैल 1937 को भारत सरकार का जो 1935 अधिनियम था उसे लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है कहलाता था? जागीर पट्टा, मनसबदारी, ग्राम परगना, क्या कहलाता है? बताओ दोस्तों इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर है जागीर पट्टा है। वह पत्र होता था जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? रक्त संबंध पर थी, जाति पर थी, धर्म पर, क्षेत्र पर थी? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर है रक्त संबंध पर। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न देखते हैं। तो अपन जो पढ़ रहे हैं अभी राजस्थान अध्ययन की जो कक्षा 6 की पुस्तक है वह चल रहा है, और अभी ये जो प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं यह कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन का पार्ट नंबर 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप उससे लिए गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में नहीं है? अरावली पर्वत राजस्थान में है या नहीं है? पूर्वी मैदान है या नहीं है? थार का मरुस्थल है या नहीं है? हिमालय पर्वत है या नहीं? बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा हिमालय पर्वत, जो कि भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, एवरेस्ट,
जरगा और कंचनजंगा। तो बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर ए गुरु शिखर है, वह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं, दोहरे कहते हैं, बंजर कहते हैं, उत्खात भूमि कहते हैं। बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प ब दोहरे। दोहरे होते हैं जो रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं। इसके अंदर विकल्प ब सही होगा। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवा को क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं, गर्म हवा कहते हैं, लू कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प बी लू है। उसे ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाएं कहते हैं। गुरु शिखर की ऊंचाई है, गुरु शिखर की ऊंचाई बताइए दोस्तों। जो राजस्थान की सबसे सर्वोच्च अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटी है, इसकी जो ऊंचाई क्या होती है, 1728 मीटर होती है, 1800 मीटर होती है, 1722 मीटर होती है, 1734 मीटर होती है। बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा। तो इसके अंदर सही आंसर होगा वह होगा विकल्प से 1722 मीटर है जो गुरु शिखर की ऊंचाई है। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि देखने में आपको आसानी रहेगी। प्रश्न नंबर 6, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। समवर्षा रेखा कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है, समताप रेखा कहलाती है, समदाब रेखा कहलाती है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प ए समवर्षा रेखा है, जो कि मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने का कार्य करती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। जैसलमेर, झालावाड़, माउंट आबू, डूंगरपुर। बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर ब झालावाड़, जो कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला माना जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। जैसलमेर है, झालावाड़ है, माउंट आबू है, डूंगरपुर है। बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा माउंट आबू। इन दोनों प्रश्नों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। 56 का मैदान कहाँ स्थित है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में स्थित है। बांसवाड़ा झालावाड़ में प्रसिद्ध है, झालावाड़ प्रतापगढ़ में प्रसिद्ध स्थित है। उदयपुर बांसवाड़ा में स्थित है। बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर 56 का मैदान स्थित है। मैसा का पठार कहाँ स्थित है। मैसा का पठार कहाँ स्थित है। बांसवाड़ा में स्थित है, उदयपुर में स्थित है, प्रतापगढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर द चित्तौड़गढ़ के अंदर मैसा का पठार स्थित है। चलो दोस्तों आगे के प्रश्न देखते हैं। एक मिनट थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसान रहेगी। बनास किस नदी की सहायक नदी है। बनास किस नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी की सहायक नदी है, लुनी की सहायक नदी है, बाणगंगा की सहायक नदी है, माही की सहायक नदी है। बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर है चंबल। बनास नदी है चंबल की सहायक नदी है। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई। बांसवाड़ा में की गई, डूंगरपुर में की गई, उदयपुर में की गई, कोटा में की गई। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प ए बांसवाड़ा के अंदर माही बजाज सागर परियोजना विकसित की गई है। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए बनाई गई कुएंनुमा संरचना कहलाती है। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना क्या कहलाती है। खड़ीन कहलाती है, जोहड़ कहलाती है, टाका कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा टाका। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं। बाणगंगा, सोम, माही और बनास। अर्जुन की गंगा सामान्यतः बाणगंगा नदी को कहा जाता है। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। जयपुर में स्थित है, भरतपुर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है, चित्तौड़गढ़ की स्थित है। घना पक्षी विहार केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर के अंदर स्थित है। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न देखते हैं। एक जूम कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको देखने में आसान रहेगी। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना को क्या कहते हैं। खड़ीन कहते हैं, जल संरक्षण कहते हैं, टाका कहलाते हैं, जोड़ कहलाते हैं। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर है खड़ीन, जो पश्चिमी राजस्थान में कृषि के जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। सांभर झील, पिछोला झील, पंचभद्रा झील, लूणकरसर झील। बताइए दोस्तों खारे पानी की झील कौन सी नहीं है इसमें से। तो इसके अंदर जो पिछोला झील है यह मीठे पानी की झील है, उदयपुर के अंदर स्थित है। निम्न में से खारे पानी की झील है। पुष्कर झील खारे पानी की है, पिछोला झील खारे पानी की झील, पंचभद्रा झील खारे पानी की झील है, गढ़सीसर खारे पानी की झील है। बताइए दोस्तों इसमें कौन सी झील खारे पानी की झील है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा पंचभद्रा झील है। यह बाड़मेर के अंदर स्थित है। इसके अंदर खारे पानी की मात्रा बहुत
बहुत हैं। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? राज्य में सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? बालसमंद झील, पिछोला झील, कायलाना झील, नक्की झील। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर द नक्की झील है, जो राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। जिलों की नगरी कहा जाता है? जिलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को कहा जाता है, कोटा के अंदर कहा जाता है, अजमेर के अंदर कहा जाता है, राजसमंद को कहा जाता है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा उदयपुर को जिलों की नगरी कहा जाता है। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? उदयपुर में स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है, प्रतापगढ़ में स्थित है, राजसमंद में स्थित है। जो मानसी वाकल परियोजना है यह सिंचाई परियोजना राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का, बाजरा, कपास, गेहूँ। रबी की फसल की मुख्य फसल कौन सी है? बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से क्या हो सकता है? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा गेहूँ। मक्का, बाजरा और कपास यह खरीफ की फसल मानी जाती है और कपास को एक व्यापारिक फसल कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है? मरुस्थलीय राजस्थान है जो पश्चिमी राजस्थान है उसके अंदर सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। गेहूँ है, बाजरा है, चावल है, मक्का है। बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर वह है बाजरा, वह सही हो जाएगा, जो पश्चिमी मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाता है। देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? आयात कहलाता है, निर्यात कहलाता है, खनन कहलाता है, रोजगार कहलाता है। बताइए दोस्तों क्या सही होगा? तो इसके अंदर जो सही होगा वह होगा निर्यात। देश के माल को बाहर भेजना निर्यात कहलाता है और देश में माल बाहर से लेना आयात कहलाता है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अतिवृष्टि का अर्थ है? अतिवृष्टि का अर्थ है सामान्य वर्षा, सूखा, अत्यधिक वर्षा, बहुत कम वर्षा। अतिवृष्टि का क्या अर्थ होता है बताइए दोस्तों? इसके अंदर जो अति और वृष्टि, अति का मतलब बहुत ज़्यादा, तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर से है अत्यधिक वर्षा कहलाएगा। खरबूज, तरबूज व ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? खरबूज, तरबूज व ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? रबी और खरीफ की फसलों के मध्य जब बोए जाने वाली जो फसल होती है, जो सामान्यतः हल्की हल्की सी गर्मी होती है, तो उसके अंदर जो ये जायद की फसल कहलाती है। चलो दोस्तों आगे के प्रश्न देखते हैं। जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, तो आपको देखने में आसानी रहेगी। पोल्ट्री फार्मिंग क्या कहलाता है? पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर किन जानवरों को पाला जाता है? मछली पालन किया जाता है, भेड़ पालन किया जाता है, मधुमक्खी पालन किया जाता है, मुर्गी पालन किया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर द मुर्गी पालन, जो कि पोल्ट्री फार्म के अंदर आता है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। पशुपालन में राज्य का देश में स्थान है? पशुपालन में राज्य का देश में स्थान है? प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान है, सातवां स्थान है, तीसरा स्थान है। तो दोस्तों इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर बी, दूसरा स्थान है पशुपालन में राज्य का देश में। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किन साधनों से होती है? नहरों से होती है, तालाबों से होती है, कुएं, ट्यूबवेल से होती है, इन सभी से होती है। बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा कुएं, ट्यूबवेल से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है? राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किससे होती है? नहरों से होती है, तालाबों से होती है, कुएं, ट्यूबवेल से होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर ब, तालाबों से होती है। तालाबों से सबसे कम सिंचाई होती है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। राजस्थान में मानसून का जुआ कहलाता है? राजस्थान में मानसून का जुआ कहलाता है? पशुपालन को कहते हैं, वर्षा को कहते हैं, कृषि को कहते हैं, अकाल को कहते हैं। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा मानसून। मानसून का जुआ कृषि को कहते हैं। मानसून का जुआ किसे कहते हैं? कृषि को कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे के प्रश्न देखते हैं अपन। तो इसके अंदर 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? बताइए दोस्तों। 79.19%, 52.12%, 66.11%, इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर से 66.11% राजस्थान की कुल साक्षरता दर है। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, संचार से, बैंक से। 108 पर निःशुल्क आपातकालीन सेवा किससे संबंधित है? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा स्वास्थ्य। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? 79.19, 52.12, 66.11। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा 52.11। राजस्थान में 2011 की जनगणना के आधार पर महिला साक्षरता है।
प्रश्न 4 देखते हैं, राजस्थान में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो ये प्रश्न बिल्कुल जनरली है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बना हुआ है। दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग देता है? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा स्वास्थ्य विभाग। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसान रहेगी। प्रश्न 6, बैंक एक ऐसी संस्था है जो डैश का व्यवसाय करती है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो डैश का व्यवसाय करती है। बताइए दोस्तों, मुद्रा का करती है, फिल्म का करती है, सीमेंट का करती है, उद्योग का करती है। तो यह इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा मुद्रा। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? बताइए दोस्तों, राजस्थान राज्य परिवहन कब स्थापित हुआ था? 1 अक्टूबर 1965 को, 1 अक्टूबर 1967 को, 1 अक्टूबर 1966 को, 1 अक्टूबर 1964 को। बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर द है 1 अक्टूबर 1966 को राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है, जैसलमेर में स्थित है, कोटा में स्थित है, बीकानेर में स्थित। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर है, उदयपुर के अंदर पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है? बीकानेर, सूरतगढ़, जैसलमेर, ये सभी। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर द, बीकानेर, सूरतगढ़ और जैसलमेर यह हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है बीकानेर के अंदर, सूरतगढ़ के अंदर, जैसलमेर के अंदर, जोधपुर के अंदर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर द, जोधपुर। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न देखते हैं, और ये अपने कक्षा 6 का जो अंतिम चैप्टर है लोक संस्कृति एवं कला, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। एक मिनट थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? ब्रह्मा के मंदिर को, करणी माता के मंदिर को, श्री महावीर जी के मंदिर को, शिव जी के मंदिर को। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा करणी माता का मंदिर। चूहों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इन चूहों को काबा कहा जाता है। इनके चूहों को जो दर्शन में होता है तो कहते हैं कि करणी माता की जाना आपका सफल हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? रामदेव जी को पूजा जाता है, तेजा जी को पूजा जाता है, बाबू जी को पूजा जाता है, जसनाथ जी को पूजा जाता है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा बाबू जी को है ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर 6 सही माना जाएगा। राजस्थान की मातृभाषा है, राजस्थान की मातृभाषा है हाड़ौती, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाड़ी। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर 6 राजस्थानी है, वह राजस्थान की मातृभाषा कहलाती है। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? सीकर में स्थित है, जैसलमेर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा सीकर के अंदर खाटू श्याम जी का मंदिर है। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा सीकर जिले में स्थित है। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है करणी माता का मेला, बेणेश्वर का मेला, बाबा रामदेव जी का मेला, खाटू श्याम जी का मेला। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है बेणेश्वर मेला को माना जाता है। सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण पक्ष की तृतीया को, भादो कृष्ण की तृतीया को, पक्ष की तृतीया को, श्रावण पक्ष की सप्तमी को, श्रावण पूर्णिमा को। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर ब, भादो कृष्ण के पक्ष की तृतीया को सातुड़ी तीज मनाई जाती है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत की भेंट हुई थी? 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत की भेंट हुई थी? तो इसके जो विकल्प हैं वो देख लेते हैं। इसके अंदर देख लेते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। दादू दयाल जी की हुई थी, जसनाथ जी की हुई थी, जाम्बो जी की हुई थी और श्रद्धानाथ जी की हुई थी। बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर ए, दादू दयाल जी की 1585 के अंदर फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट हुई थी। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं दादू दयाल जी माने जाते हैं, जसनाथ जी माने जाते हैं, जाम्बो जी माने जाते हैं, श्रद्धानाथ जी माने जाते हैं। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा जाम्बो जी विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने 29 नियम बताए थे जो मानना विष्णुई संप्रदाय के लिए अनिवार्य है। किस संत का संबंध कत्रियासर बीकानेर से है? किस संत का संबंध कत्रियासर बीकानेर से है? दादू दयाल जी से, दादू दयाल जी का, जसनाथ जी का, जाम्बो जी का, श्रद्धानाथ जी का। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर ब, जसनाथ जी का संबंध है कत्रियासर बीकानेर से है। नाथद्वारा के समीप स्थित मोरेला गांव किस कला का प्रसिद्ध केंद्र है? राजस्थान के
जो नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला का प्रमुख केंद्र है? हस्तकला का, टेराकोटा का, थेवा का, ब्लू पोएट्री का। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प ब, टेराकोटा कला नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव की प्रसिद्ध है। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है, उदयपुर प्रसिद्ध है, जैसलमेर प्रसिद्ध है, बाड़मेर प्रसिद्ध है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर है, प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। आज का ये अंतिम प्रश्न है, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र माना जाता है? प्रतापगढ़ को, मावली, उदयपुर को, पोखरण, जैसलमेर को, बस्सी, चित्तौड़गढ़ को। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र माना जाता है, काष्ठ कला का जो प्रधान केंद्र है बस्सी, चित्तौड़गढ़ को माना जाता है। तो दोस्तों कक्षा 6 के ये बहुत ही महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न बनते हैं वैसे भी आपके लिए थे। धन्यवाद दोस्तों।